हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। भाषा को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे राकेश, एक शब्द दिया गया है हमें राकेश। आइए अब हम इनके वर्ण देखते हैं कौन कौन से, किन वर्णों को मिलकर ये राकेश शब्द बना है। जैसे रो, आ, को, ए, शो, ओ। राकेश 6 ध्वनियों को मिलाकर राकेश बना है। इसी तरह और भी शब्द दिए गए हैं। पढ़, पो, ओ, रो, ओ। पढ़ 4 ध्वनियों को मिलाकर बना है। रहा, रो, ओ, हो, आ। रहा, रहा शब्द भी 4 ध्वनियों को मिलाकर बनाया गया है, हो, ए, यानी कि 2 ध्वनियां हैं इसमें। तो बच्चों हमने देखा वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। अब पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है जिसमें इन वर्णों को इस प्रकार प्रकट किया गया है। जैसे स्वर अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अन्न जो कि अनुस्वार है, अन्न अनुनासिक, अह विसर्ग। अब का वर्ग देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणे। अणे होता है बच्चों पंचम व्यंजन। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, य, श। अन्य व्यंजन ड, ढ। आगत ध्वनियां औ, ज, फ, ग, ख। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ इत्यादि के कारण नहीं रुकती बल्कि सीधा कंठ से बाहर आती है। जरा देखिए तो किस प्रकार। हिंदी में इन स्वरों की संख्या 11 है, यानी कि स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से स्वर है? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले देखिए ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़े से थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से बच्चों? ओ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ यानी कि बच्चों ज्यादा समय लगने वाला, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। ह्रस्व स्वर के
तुलना में दीर्घ स्वरों में अधिक समय लगता है। उन स्वरों की संख्या है 7, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। इसका चिन्ह एस है, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जैसे बच्चों, ऊपर हमें स्वर दिए गए हैं और नीचे उनकी मात्राएं दी गई हैं। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है खड़ी पाई। ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम भाषा में लिखते हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम आयोगवाह। आयोगवाह का अर्थ है अ के योग से अर्थ का वर्णन करने वाला। वर्ण प्रयोग में ऐसे भी वर्ण हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। अंतर केवल इतना ही है कि व्यंजनों में उच्चारण के बाद स्वर आता है, जबकि आयोगवाह में उच्चारण के पूर्व स्वर आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियां अधोलिखित हैं। देखिए जरा, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ये तीनों ध्वनियां ना तो स्वर कहलाती हैं और ना ही व्यंजन। मुख्य कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें शुरू में जुड़े हैं, इसीलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। ध्वनियां अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, जैसे आंखें, मुंह इत्यादि। विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इनका उच्चारण हु की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातःकाल, पुनः इत्यादि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा दांत, जीभ, कंठ, ओंठ, तालु आदि से टकरा कर बाहर निकलती है। हिंदी में इन व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जब व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: छ, त्र, य, श्र। 2 व्यंजनों के मेल से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे क और श से मिलकर बना है छ, तो और र से मिलकर बना है त्र, ज और ञ से मिलकर बना है ज्ञ, श और र से मिलकर बना है श्र।
दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है। जैसे आइए देखते हैं इस तालिका के माध्यम से उच्चारण स्थानों के आधार पर हमें वर्ण दिए गए हैं, उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम। सबसे पहले अ, आ, औ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग और अहा, यह सभी वर्ण कंठ से निकलते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? कंठ। इसे हम कहते हैं कंठय। दूसरा देखिए इ, ई, च वर्ग, य, श, इनका उच्चारण स्थान है तालु, इसे हम कहते हैं तालव्य। तीसरा देखिए रि, ट वर्ग और रो, श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। चौथा देखिए थो, थो, दो, धो, नो, लो, सो, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत, इन्हें कहा जाता है दंतय। पांचवा देखिए उ, उ, प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इन्हें हम ओष्ठय कहते हैं। छठा देखिए अंग, या, अणे, न, म, उंग, नासिका, इनका उच्चारण स्थान है नासिका, इसलिए इन्हें नासिक्य कहते हैं। सातवां देखिए ए, ऐ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए हम इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ओ, औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कंठोष्ठय। वो, फ, इनका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओठ, यानी दांत और ओठ के प्रयोग से होता है, इसलिए हम इसे दंतोष्ठय कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़े हैं बच्चों क्या? उच्चारण स्थान, और हमने उनके नाम भी देखे। अब देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास यानी कि सांस, वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प यानी कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कम जोर लगाना, जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्ग बच्चों क्या होते हैं जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा स्थान अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण देखिए, महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और शेष श, श, स, ह महाप्राण कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद करते समय स्मरण योग्य बातें, वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। आइए देखते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। आइए देखते हैं वर्ण विच्छेद किस तरह किया जाता है। एक शब्द दिया गया हमें थर्मस, थर्मस का वर्ण विच्छेद करना है तो हम करेंगे थो जमा ओ जमा रो जमा ओ जमा मो जमा अ जमा स जमा अ। बच्चों थर्मस, हमने जो थ लिखा है वो पूरा था नहीं लिखा, उसके नीचे हमने हलंत लगाया, यानी कि थ लिखा, उसके साथ हमने आ लगाया है, क्योंकि था पूर्ण रूप में तो नहीं आता, था के साथ आ आता है, इसलिए वर्ण विच्छेद में हमें एक एक वर्ण को अलग अलग दिखाना होता है। इसी तरह देखिए और भी आपको शब्द दिए गए, जैसे किताब, को ई तो अ ब ओ किताब। कृपालु, को रो प आ ल उ कृपालु। पुनः प उ न अह पुनः। कोयल, को ओ य अ ल अ कोयल। आज हमने पढ़े वर्ण विचार। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त।
नीचे कुछ अभ्यास दिए गए, वो आप स्वयं करेंगे। यह आपका गृह कार्य है। तो ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।